तो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और पीएचपी डेटाबेसेस, माइस्क्यूएल डेटाबेसेस के हमने 5 लेक्चर का पहले ही कवर कर लिए हैं। कल जो हमारा लेक्चर था वो था लेक्चर नंबर 5। और इसमें हमने ये सीखा था कि किस तरीके से फॉर्म के थ्रू हम लोग डेटा लेंगे, किसी भी यूज़र से इनपुट लेंगे और उसको फिर जाके आगे प्रोसेस करके गेट मेथड के थ्रू अपने डेटाबेस में इंसर्ट करेंगे। ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि किस तरीके से डेटाबेस के टेबल में जाके डेटा इंसर्ट हुआ था। मैं अगर आप लोगों को एक दफ़ा और दिखा दूं तो ये हमारा फॉर्म था और ये हमारा डेटाबेस था। ठीक है, जिसमें हम लोग डेटा इंसर्ट कर रहे हैं। ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो रहा है क्योंकि हमने क्यूरी वगैरह पीछे से लगा दी हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ से डेटा पुश करते हैं, भेजते हैं, तो ये क्यूरी आज ये डेटा आगे प्रोसेस होता है। ये गेट मेथड है क्योंकि क्यूरी में डेटा आ रहा है पूरा, यूआरएल में डेटा आ रहा है पूरा। तो ये गेट मेथड है। गेट मेथड के थ्रू ये फॉर्म जो है प्रोसेस होके जो पीएचपी के थ्रू उसके बाद जाके डेटा पूरा वो इंसर्ट हो रहा है अपने डेटाबेस में यहाँ पे। ठीक है। तो मैंने पर्टिकुलर डेटाबेस का नाम दे दिया था और मैंने डेटाबेस के पर्टिकुलर टेबल का नाम भी दे दिया था, माईगेस्ट का। ठीक है। ये अगर मैं आप लोगों को दिखाता चलूँ कि ये हमने एक फ्लो चार्ट भी बनाया था इसका, जिसमें हमने जो भी हमारे स्टेप्स थे वो मेंशन किए थे। ठीक है। और ये एक सैम्पल भी था इंसर्ट क्यूरी का, किस तरीके से इंसर्ट क्यूरी काम करती है। और फिर यहाँ पे सर्टेन कंडीशंस थे और मैंने एक एक कंडीशन को बार बार डिस्कस करके आप लोगों को समझाया था। इसलिए जो पिछला लेक्चर था वो हमारा 1 घंटे का चला गया था, क्योंकि हमने चीज़ों को बार बार चेक किया, वार डब करके चेक किया, इको करके चेक किया, डाई करके चेक किया कि कहाँ पे इशू आ रहा है, किस तरीके से हम लोग वैलिडेशन एरर्स शो करवा सकते हैं। ठीक है। किस तरीके से हम लोग मल्टीपल वैलिडेशन एरर्स शो कर सकते हैं, किस तरीके से लास्ट में हमने सीखा था कि किस तरीके से हम लोग ये वैलिडेशन पुट करके यहाँ पे अगर हमारे डेटा में कोई भी कोई भी इम्पटी वैल्यूज़ नहीं आ रही तो मैंने दिखाया था कि किस तरीके से आप लोग डेटा इंसर्ट करवाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे ये डेटा इंसर्ट हो जाता है। अब मैंने आप लोगों को ये असाइनमेंट दिया था कि आप यही टास्क कर लें। ठीक है। और यही वाली कोड आप कॉपी कर लें, लेकिन ये टास्क आप लोगों ने पोस्ट मेथड यूज़ करके करना है। ठीक है। मैंने गेट मेथड यूज़ किया है यहाँ पे। अब आपको दिखाता चलूँ, यहाँ पे गेट मेथड यूज़ किया है। आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे पोस्ट मेथड यूज़ करना है। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अब मैं ऐसे करता हूँ, ये जो कोड है इसको मैं अलग कर लेता हूँ। ठीक है। लेक्चर नंबर 6 में मैं इस कोड को अलग कर लेता हूँ। वही कोड होगा, लेकिन ये जो पीएचपी का कोड है वो ये मैं दूसरे फाइल में लिख लूँगा। ठीक है। क्योंकि ये है कि अब हम सिलेक्ट वाली क्यूरी पे काम करेंगे, किस तरीके से हम लोग डेटा सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। वैसे तो इंसर्ट बल्क भी है, क्योंकि बल्क इंसर्शन कैसे होती है। ठीक है। तो उस पर मैं एक अभी थॉरोली उसको बता देता हूँ आप लोगों को किस तरीके से होगा, लेकिन आगे चल के मुझे अगर ज़रूरत पड़ा तो फिर मैं उसके लिए भी एक अलग से लेक्चर बना लूँगा। ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं लेक्चर नंबर 6 की तरफ। लेक्चर DB लेक्चर 6.php। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने PHP ऑन कर दिया और यहाँ पे यहाँ पे PHP मैंने बंद कर दिया। ठीक है। तो यहाँ पे मल्टी कमेंट्स मैं लिख लेता हूँ ताकि जिस तरीके से हमारा पैटर्न है हम लोग उस तरीके से चलें। ठीक है। तो मैंने एक चीज़ डिस्कस की है, मल्टी इंसर्शन। ठीक है। या बल्क इंसर्शन लिख लेता हूँ मैं, बल्क इंसर्शन। ठीक है। बल्क इंसर्शन इन डेटाबेस। ठीक है। अब ये एक टॉपिक है, ये अभी रहता है। मैं सोच रहा हूँ कि ये अब आप लोगों के सोचने के लिए ये टॉपिक फ़िलहाल मैं इसको नहीं कवर कर रहा। ठीक है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई इतनी मुश्किल बात है। अब बल्क इंसर्शन मतलब एकदम ज़्यादा रिकॉर्ड्स ऐड करना। अब आप लोग सोचें कि उसको किस तरीके से आप लोग ऐड करेंगे। ठीक है। तो वो आप जाके सर्च करेंगे नेट पे, आप लोगों को मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा और मल्टीपल तरीक़ों से मिल जाएगा। तो आप कोई भी तरीका इस्तेमाल करके समझ के वो आप असाइनमेंट मुझे जमा करा दें। ठीक है।
अगर इसमें आप लोगों को कोई इशू आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और या तो मुझसे फेसबुक पे पूछ सकते हैं। फेसबुक पे भी हमने ग्रुप बनाया हुआ है, तो आप पूछ सकते हैं, फिर मैं इस पर कोई ना कोई वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अगर मुझे टाइम मिल गया तो मैं वैसे ही इस पर वीडियो बना दूंगा, लेकिन अगर मुझे टाइम नहीं मिला तो आप लोगों ने मुझे रिमाइंड करवाना है कि ये हमें सर समझ नहीं आ रहा, तो आप इसको कवर अप कर लें, ठीक है। तो मैं कवर करवा दूँगा, कोई मसला नहीं। लेकिन अभी मैं इसको ये आप लोगों को असाइनमेंट दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें कोई भी इतना मुश्किल नहीं है। इंसर्शन क्यूरी हमने वैसे ही पढ़ ली है, तो बल्कि इंसर्शन कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं अपने सिलेक्ट क्यूरी की तरफ, ठीक है। या मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे शोइंग डेटा, या फेचिंग लिख लेता हूँ, फेचिंग डेटाबेस records and showing those records on a page, ठीक है। अब जो हमारे डेटाबेस में रिकॉर्ड ऑलरेडी ऐड हो गए हैं, तो हम लोग उसको किस तरीके से शो कर सकते हैं किसी भी पेज पे, ठीक है। तो उसके लिए हमने उसके लिए जो हमारी जो क्यूरी यूज़ होती है वो सिलेक्ट की क्यूरी यूज़ होती है, ठीक है। सिलेक्ट क्यूरी, ठीक है। यहाँ पे आप वी विल यूज़ या सिलेक्ट क्यूरी इज़ यूज टू डिस्प्ले फेच रिकॉर्ड्स फ्रॉम द डेटाबेस, ठीक है। तो हम लोग मोस्टली जो काम कर रहे होंगे वे सिलेक्ट क्यूरी पे कर रहे होंगे, ठीक है। अब सिलेक्ट क्यूरी में फिर कुछ फ़िल्टर्स आ जाते हैं, तो उन फ़िल्टर्स के बारे में आप लोगों को मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी जस्ट हम लोगों ने इंसर्शन सीखा है, अब हम जस्ट सिलेक्ट क्यूरी सीख रहे हैं, ठीक है। क्यूरीज़ को मैं सिंप्लीफाइड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये स्लो जब आप सीखेंगे, सिंप्लीफाइड करके सीखेंगे, तो आप लोगों के लिए काफ़ी आसानी होगी, ठीक है। तो हमने पहले इंसर्शन क्यूरी सीखी है, डेटा इंसर्ट कैसे किया जाता है डेटाबेस में फॉर्म के थ्रू। अब हम सीखेंगे कि किसी भी पेज पे डेटा सिलेक्ट किस तरीके से किया जाता है, डेटा डिस्प्ले किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। तो ये ऐसे समझिए कि मैंने ये लेक्चर बना लिया है। लेक्चर कौन सा है, db6.php है। मैं लेक्चर दिखा देता हूँ आप लोगों को, यहाँ पे लिख लेता हूँ, और मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि इसके आगे ये खाली है बिल्कुल, ठीक है। अब मुझे कह रहा है कि अनटर्मिनेटेड कमेंट, अच्छा कोई कमेंट में मैंने कोई गलती की है। अच्छा कहाँ पे गलती की है मैंने, अच्छा यहाँ पे मैं कमेंट बंद नहीं किया, मैंने गलत बंद कर दिया। अच्छा अब मैंने कमेंट सही बंद कर दिया, अब मुझे एरर नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये लेक्चर नंबर 6 है, और लेक्चर नंबर 6 पे कुछ भी नहीं आ रहा जब तक मैं डेटा सेलेक्ट नहीं कर लेता, ठीक है। तो मैं देख लेता हूँ मैं किस तरीके से डेटा सेलेक्ट करूँगा। मैंने यहाँ पे PHP बंद कर दिया, और मैं HTML ऑन कर लेता हूँ, क्योंकि HTML में मुझे क्या करना है, HTML में मुझे एक टेबल में डेटा शो करवाना है, ठीक है। अब मुझे टेबल में डेटा शो करवाना है, तो शोइंग displaying database records in list, ठीक है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ H1 में लिख लेता हूँ, फिर से एक हेडिंग बना लेता हूँ, शोइंग डेटाबेस रिकॉर्ड्स इन लिस्ट, ठीक है। स्पेलिंग को आप लोग इग्नोर कर दें, क्योंकि स्पेलिंग का कोई ये लेक्चर है नहीं, ठीक है। तो ये कोडिंग का लेक्चर है, कभी कभी इंसान है गलती हो जाती है। मोस्टली जो मेरे स्पेलिंग के एरर्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ये मैंने एक HTML जस्ट लिख दिया। अब मैं इसको मुझे देखना क्या है कि अब सबसे पहले मैंने आप लोगों को समझाया कि सबसे पहले हर चीज़ का आप लोग फ़्लो चार्ट बनाएंगे बुक पे, ठीक है। मैं बुक पे अगर लिख भी लूँ तो आप लोगों को वो नज़र नहीं आएगा, इसलिए मुझे यहाँ पे एक लिस्ट बनानी पड़ती है। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने बुक पे एक लिस्ट बना लेनी है, ठीक है। या आप चाहें तो इस पर भी लिस्ट बना सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए, लेकिन वो डॉक्यूमेंटेशन सिर्फ आपके समझने के लिए होगी। जब आप कोई भी टास्क कर रहे होंगे, जब आप कोई भी वेबसाइट बना रहे होंगे, तो जनरली वो ये जो कमेंट्स होते हैं जो मैं लिख रहा होता हूँ, क्योंकि ये नोट्स होते हैं, कमेंट्स नहीं होते। आप कमेंट्स तो वहाँ लिख सकते हैं, लेकिन नोट्स वहाँ नहीं लिख सकते, तो ये एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं आता, ठीक है।
तो आप लोगों को मैं रिकमेंड करूँगा कि भले आप लोग बुक पे लिख लें, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो भले आप यहाँ पे कोड में लिख लें, लेकिन एक फ़्लो चार्ट बना लें। ठीक है, कोई भी काम करने से पहले फ़्लो चार्ट, अच्छा कोई कोड करने से पहले फ़्लो चार्ट, ठीक है, कोई डिज़ाइन करने से पहले फ़्लो चार्ट कि करना क्या है आखिर में। ठीक है, क्योंकि जब आप फ़्लो चार्ट बनाएंगे तो एग्जीक्यूशन बढ़ेगी, एग्जीक्यूशन का टाइम कम होगा, बहुत जल्दी आप टास्क को समझ लेंगे और फिर आप एग्जीक्यूट करना सीख जाएंगे। ठीक है, फ़्लो चार्ट ये है कि भाई सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को पहले बताया कि फर्स्ट ओके हाउ टू फेच रिकॉर्ड्स फ्रॉम डेटाबेस। ठीक है, तो सबसे पहले जो फ़्लो चार्ट है, सबसे पहले जो स्टेप है वो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि कोई भी जब क्यूरी चलती है तो उसके लिए हमें डेटाबेस से कनेक्शन करने की ज़रूरत है। अब डेटाबेस से कनेक्शन करने के लिए डेटाबेस कनेक्शन का मैंने एक स्क्रिप्ट आप लोगों को दिखा था, एक कोड है, छोटा स्निपेट है कोड का। ये यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ये है कोड। ठीक है, ये यहाँ पे आप चाहें तो डायरेक्टली यहाँ पे ये सर्वर नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड, डेटाबेस दे सकते हैं। आप चाहें तो इनको अलग डिफाइन करके और यहाँ पे ये इस तरीके से आप कनेक्शन करवा दें। ठीक है, तो सबसे पहले डेटाबेस पे कोई भी यहाँ मैं लिख लेता हूँ, वी नीड टू कनेक्ट द डेटाबेस यूजिंग ए क्यूरी, कनेक्ट क्यूरी before running any query for inserting, showing, deleting or updating any record in the database। ठीक है, किसी भी आप डेटाबेस में कोई भी अगर रिकॉर्ड आप ऐड कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, तो आप लोगों को सबसे पहले जो ज़रूरत पड़ती है वो है डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी। ठीक है, तो ये कनेक्टिविटी वाला मसला हल हो गया। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, उसके बाद आप लोगों ने राइट ए क्यूरी, राइट ए सिलेक्ट क्यूरी। अब मतलब डेटा शो करने के लिए हमेशा आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि सिलेक्ट क्यूरी यूज़ होती है। ठीक है, राइट ए सिलेक्ट क्यूरी टू शो द डेटा फ्रॉम पर्टिकुलर टेबल। ठीक है, अब ज़ाहिरी बात है जब आप शो करेंगे तो आप लोगों को आपको टेबल का नेम देना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को कहा जाएगा कि फ़िलां टेबल से फ़िलां डेटाबेस से आप डेटा लेके आओ। ठीक है, डेटा बेस के साथ आपको डेटा बेस के किसी भी टेबल का बताया जाएगा। ऐसे नहीं है कि डेटाबेस के पूरे डेटाबेस से आप रिकॉर्ड लेके आ जाएं। फॉर एग्जांपल डेटाबेस में अगर 100 टेबल्स हैं, अगर 100 टेबल में आप लोग डेटा साइमल्टेनियसली लेके आएंगे तो अब रिक्वायरमेंट बिल्कुल ये बोगस रिक्वायरमेंट्स हैं इस तरीके से। ठीक है, तो आप लोगों को कहा जाएगा कि फ़िलहाल डेटाबेस के आप लोगों को जस्ट ये कहा जाएगा कि ये डेटाबेस है। ठीक है, फिर आप जाएंगे डेटाबेस का नाम देखेंगे, डेटाबेस का नाम ऑटोमेटिकली आप लोग देखेंगे क्योंकि वो लिखा होगा, और फिर आप लोगों को कहा जाएगा कि ये डेटाबेस है, इसके फ़िलहाल टेबल से जाके रिकॉर्ड फेच कर लो। ठीक है, ये इस तरीके से कोई टास्क मिला होगा आप लोगों को। ठीक है, तो आप लोगों को हैंड ओवर किया जाएगा डेटाबेस, और आप लोगों को कहा जाएगा कि इसमें इंसर्शन तो हो रही है लेकिन डेटा हमें शो करवाना है किसी और पेज पे, तो आप लोग किस तरीके से करेंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है कि टेबल तो मिला होगा वहाँ पे, तो आप टेबल देखेंगे और उस टेबल का जो भी डेटा होगा वो आप लोग शो कर लेंगे। अब किस तरीके से शो करते हैं वो मैं नीचे लिख लेता हूँ। ये यहाँ पे हमारे जो इंस्ट्रक्शन है ये ख़त्म हो गए। ठीक है, अब इसमें एक और इंस्ट्रक्शन भी है कि मेक ए लिस्ट, मेक ए टेबल और लिस्ट ऑफ HTML so we can show the data in a particular fashion। ठीक है, अब फैशन इस तरीके से ओके इस तरीके से लिख लेता हूँ। आई डोंट नो किस तरीके से फैशन लिखा जाता है, मुझे लगता है इस तरीके से होगा। ठीक है, तो बहरहाल मैं टेबल लिख लेता हूँ क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि टेबल में ही डेटा सही शो होगा।
तो टेबल के साथ आप लोगों को मैंने बताया था कि टी हेड होता है और टी बॉडी होता है, ठीक है। तो टी हेड में अब आप लोगों ने क्या करना है, हेड तो आप लोग ये लिख लें टी हेड में, ठीक है। टेबल के हेड में आप लोग ये लिख लेते हैं। अब मैं बहरहाल मैं टेबल का HTML भी कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्यों HTML याद नहीं रहता, ठीक है। HTML टेबल HTML, ठीक है। और अब मैं यहाँ से कोड उठा लेता हूँ, टेबल का कोड उठा लेता हूँ। ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया, ये इसको मैंने ट्राई मैसेफ कर दिया। ये जो भी लिखा हुआ है ये पूरा मैंने उठा लिया, पूरा नहीं उठा रहा, बहरहाल यही उठा रहा हूँ, बॉडी के अंदर जो लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं ये उठा के यहाँ पे लगा देता हूँ। टी बॉडी टेबल वगैरह हटा के ये लिख लेता हूँ, ठीक है। अब टेबल है, स्टाइल विड्थ इसने दे दिया, और TR है, टेबल रो है, और टेबल कॉलम्स हैं, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने हार्ड कोड दे दिया, लेकिन इसके साथ इन्होंने कुछ स्टाइलिंग भी लिखी हुई है CSS की, तो मैं वो भी मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। स्टाइलिंग के लिए मैं यहाँ पे ही इसको दे देता हूँ हेडिंग में, ठीक है। सॉरी, हेडिंग के नीचे दे देता हूँ, बल्कि बॉडी में दे देता हूँ। इन्होंने बॉडी में यूज़ किया मेरे ख्याल में। एक मिनट देख लेते हैं। इन्होंने बॉडी से ऊपर यूज़ किया है, ठीक है। चलें, खैर कोई मसला नहीं है, हम लोग यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये इस तरीके से आ गया, चलें इस तरीके से भी सही है, ठीक है। अब इस तरीके से भी सही है, मैं ये मुझे शो करवाना है, मुझे ये डिलीट करना है, ठीक है। अच्छा, ये मैंने डिलीट कर दिया और ये मैंने इस तरीके से शो करवा दिया। अब मैं अगर डिस्प्लेइंग डेटाबेस रिकॉर्ड्स इन लिस्ट, अब मेरे पास 3 चीज़ें हैं जो मुझे शो करनी है। अच्छा, पहला कौन सा है, पहला है फर्स्ट नेम, ठीक है। उसके बाद है हमारा लास्ट नेम, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें हमारे डेटाबेस में हैं। और ये यहाँ पे मैंने ईमेल लिखा है, और मैं चाहता हूँ कि एक दफ़ा मैं सीरियल नंबर भी शो करवा दूँ, ठीक है। और मैं लिख लेता हूँ, क्योंकि सही रहता है ना कि सीरियल नंबर भी अगर आप लोग शो करवा दें, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने शो करवा दिया सीरियल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल। अब इसमें कोई गलती आ गई, क्योंकि ये ऊपर वाले में हेडिंग तो है, लेकिन यहाँ नीचे मैंने कुछ भी नहीं लिखा। चलो, मैंने ये भी लिख लिया, और यहाँ पे मैंने ये एक कॉलम एक्स्ट्रा दे दिया, ठीक है। तो अब मैंने इसको किया तो ये सही हो गया। अब मैं सोच रहा हूँ इसको थोड़ा मैं हाफ विड्थ पे लेके जाऊँ। यहाँ पे मैं इसको 70% कर देता हूँ, ताकि ये थोड़ा इस तरीके से सही तरीके से नज़र आना शुरू हो जाए, ठीक है। ये सीरियल नंबर है, और फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल है। अब इसमें रॉ डेटा पड़ा हुआ है, रफ डेटा पड़ा हुआ है, मुझे ये पूरा डेटा डायनामिक करना है, ठीक है। जो भी डेटाबेस से डेटा है वो मुझे लेके आना है। तो मैं ये कर लेता हूँ कि यहाँ पे मैं सबसे पहले यहाँ PHP में क्या कर लेता हूँ, सबसे पहले तो मुझे कनेक्शन कर लेना है। ये मैं कॉपी कर लेता हूँ कनेक्शन लगाने के लिए। तो यहाँ से मैंने ये कॉपी कर लिया, और यहाँ पे मैंने ये कनेक्शन बना दिया, ठीक है। अब मैं बार बार इसको वाइड अप नहीं करूँगा। अगर मैं इसको रिफ़्रेश कर लूँ, अगर मुझे कोई एरर नहीं दे रहा, तो इसका मतलब ये है कि ये कनेक्शन हो गया है, ठीक है। अगर आप लोगों को चेक करना है तो आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग जाएंगे, और मैंने यहाँ पे मेरे ख्याल में मैं सर्च करके आप लोगों को ये वैसे ही किया हुआ है मैंने सर्च। ये इसका एक जनरल जो सिनेरियो है, जनरल जो एक वैसे समझें कि एक सैंपल बना हुआ है। किस चीज़ का सैंपल बना हुआ है? सिलेक्ट क्यूरी का सैंपल बना हुआ है, सिलेक्ट क्यूरी सैंपल, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये सिलेक्ट क्यूरी का सैंपल डाल दिया, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है? सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम। अच्छा, कॉलम नेम आप एक भी दे सकते हैं, लेकिन कॉमा के साथ आप मल्टीपल भी दे सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो एक कॉलम सिलेक्ट करें पूरे टेबल से,
आप चाहें तो पूरा टेबल सेलेक्ट कर लें, वो भी एक तरीक़ेकार है। आप चाहें तो 2 कॉलम सेलेक्ट कर लें पूरे टेबल से, आप चाहें तो 15 कॉलम सेलेक्ट कर लें एक टेबल से। लेकिन जब आपको मल्टीपल कॉलम सेलेक्ट करेंगे तो आप एक कॉलम लिखेंगे, फिर कॉमा देंगे, फिर दूसरा कॉलम लिखेंगे, फिर कॉमा देंगे, फिर तीसरा कॉलम लिखेंगे, इस तरीके से। अगर आप लोग चाहें तो पूरा ही डेटा जितना भी टेबल में आ रहा है तो वो आप फेच कर सकते हैं, ठीक है। अब लोग क्या करते हैं कि क्योंकि अब हज़ारों रिकॉर्ड्स होते हैं डेटा किसी भी टेबल में, तो अब हज़ारों रिकॉर्ड्स के सारे कॉलम्स फेच करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फिर वो क्या करते हैं कि कुछ लिमिटेड रिकॉर्ड्स कॉलम्स के साथ ले लेते हैं कि क्योंकि उन कॉलम्स की हमें ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल मुझे फ़र्स्ट नेम की ज़रूरत है लेकिन लास्ट नेम की ज़रूरत नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, फ़र्स्ट नेम और ईमेल को फेच कर लूँगा। इससे ये होगा कि डेटा कम जब फेच होगा तो वो जल्दी फेच होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन। ये भी एक प्रोसेस है, आगे चल के मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि किस तरीके से हम लोग लिमिटेड डेटा जो हमारे काम की चीज़ होती है तो हम उसको ही फेच करते हैं, ठीक है। आज जो मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि किस तरीके से पूरा डेटा हम लोग फेच कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कॉलम नेम की जगह एस्टेरिक लगा देंगे। एस्टेरिक मतलब जो भी कॉलम्स हैं हमारे टेबल में वो सारे फेच करके ले आओ, ठीक है। और अब आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि यहाँ पे पहले से ही आपने डेटाबेस सिलेक्ट किया हुआ है, तो वो कंसीडर करेगा कि इसी डेटाबेस में जाके देखेगा कि ये कॉलम है। अगर कॉलम होगा, अगर ये कॉलम नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली आप लोगों को एरर दे देगा कि ये कॉलम एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। ये हमने पहले प्रैक्टिस करके देखा था, ठीक है। वरना क्या करेगा, ये कॉलम ये टेबल जाके चेक करेगा MyDB में, उसके बाद टेबल होगा तो वो सारे जो भी डेटा होगा वो लेके आएगा, ठीक है। फिर हम उसको क्या करेंगे, उसको हम लोग इस टेबल में डिकोड करेंगे। हम इसको इस टेबल में रखेंगे, किस तरीके से रखेंगे वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। अब मैंने इसको रिफ़्रेश किया, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। अब मैं देख लेता हूँ इसमें कि मुझे क्यूरी लगानी है। अच्छा, क्यूरी लगानी है तो मैं क्या करूँगा, मैं फिर जाता हूँ यहाँ पे, जो भी मेरा कोड है यहाँ से मैं उठा लेता हूँ, क्योंकि मैं कोड नहीं लिख रहा, कुछ भी कोड नहीं लिख रहा। मैं इसलिए ये चीज़ें यहाँ से उठा रहा हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए कि किस तरीके से नेट से चीज़ें लेके यूज़ की जाती हैं, ठीक है। अब ऐसे है कि मैं अगर लिखने शुरू हो जाऊँ तो पॉसिबल है कहीं पे आप लोगों को सही तरीके से समझ नहीं आए, लेकिन जब आप लिखेंगे यहाँ पे इस वेबसाइट को अगर आप छोड़ें तो MySQL select क्यूरी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये मल्टीपल वेबसाइट्स खुल के आगे, ये एक वेबसाइट नहीं, ये है, ठीक है, और ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, ये मल्टीपल वेबसाइट्स हैं। क्योंकि हम लोग ये वेबसाइट यूज़ कर रहे होते हैं तो मैं इसलिए ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि ये वेबसाइट आप यूज़ करें। आप लोगों की मर्ज़ी है जो भी आप वेबसाइट यूज़ करें, लेकिन इस तरीके से ये मैंने क्यूरी उठा लिया, सिलेक्ट की जो भी क्यूरी है ये मैंने उठा ली यहाँ से, ठीक है। अब मैं ये यूज़ करके आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम लोग इसको यूज़ करते हैं। मैंने सबसे पहले तो कनेक्शन कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं कोडे कमेंट्स दे दूँ, मेकिंग कनेक्शन विद पर्टिकुलर डेटाबेस, ठीक है। उसके बाद हम लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ राइटिंग select query for fetching the data, ठीक है। फिर हम पर्टिकुलर टेबल, ठीक है, ओके। तो हमें किस टेबल से डेटा फेच करना है, हमें जो भी हमारे यहाँ पे टेबल है, कौन सा टेबल है, टेबल का नाम है माई गेस्ट। अब माई गेस्ट से हमें डेटा फेच करना है, ठीक है। मैंने कॉपी कर ली यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे ऑलरेडी माई गेस्ट लिखा हुआ है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आप लोगों को दिखाता चलूँ, तो यहाँ पे इस तरीके से माई गेस्ट लिखा हुआ है। अब देखते हैं कि इस तरीके से डेटा माई गेस्ट से आता है या नहीं आता, ठीक है। अब मैं एक काम ये कर लेता हूँ कि इस तरीके से, अब इसने सारे जो भी कॉलम्स हैं वो यूज़ किए हैं। ये किस क्या हो गया इसको, अच्छा सही है, अब हो गया। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं कॉपी बाद में कर लेता हूँ, लेकिन मैं ये कॉलम हटा के स्टैटिक यूज़ कर लेता हूँ ताकि जो भी डेटा है इसमें सारा ही लेके आ जाए, मतलब सारे कॉलम से लेके आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं पर्टिकुलर कॉलम दूंगा तो वो कॉलम लेके आ जाएगा। अब मैंने ये क्यूरी कॉपी कर ली है। अब मैं क्यूरी यही चलाता हूँ जाके कहाँ पे, डेटाबेस में। यहाँ पे मैंने आप लोगों को सिखाया था किस तरीके से हम लोग क्यूरी चलाएंगे, तो मैं इसको इस तरीके से क्यूरी चला लेता हूँ। अब देखता हूँ ये काम करता है या नहीं करता, ठीक है।
तो अब ये डेटा लेके आया। एक चीज़ आप लोगों ने नोट की होगी कि इस यहाँ पे जो डेटा टेबल का नाम लिखा हुआ है डेटाबेस के टेबल का, वो स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है, लेकिन ये कैपिटल लेटर्स में। इससे ये प्रूव हुआ कि जो हमारे क्यूरीज होते हैं वो केस सेंसिटिव नहीं होते, ठीक है। अगर हम लोग क्यूरी लिखते हैं, टेबल का नेम लिखते हैं कोई कैपिटल्स में, लेकिन हमारा हम जो डेटाबेस में है वो कैपिटल्स में नहीं है, स्मॉल लेटर्स में है, फिर भी हमारी जो क्यूरी है वो काम करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे माय गेस्ट लिखा हुआ है, तो और यही मैंने क्यूरी कॉपी करके यहाँ लगाया, तो ये पूरा डेटा यहाँ पे शो होना शुरू हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ ये डेटा यहाँ पे कैसे नीचे रिफ्लेक्ट करूँगा, तो मैं नीचे आ गया हूँ यहाँ पे। अब मैं इस को यहाँ पे अब आप लोगों को अगर याद होगा, जब मैं डीबी लेक्चर 5 कवर करवा रहा था, जब हम लोग इस इंसर्शन कर रहे थे, सॉरी ये जूम आउट हो गया, चलें इस तरीके से जूम इन कर लेता हूँ, ठीक है। जब हम लोग डेटा इंसर्ट कर रहे थे यहाँ पे मैंने आप लोगों को दिखाया था, तब भी मैंने कनेक्शन के साथ क्यूरी लिखा था और क्यूरी के अंदर एक पैरामीटर दिया था, जो भी हमने क्यूरी लिखा था एसक्यूएल वाला वो दिया था, क्योंकि ये क्यूरी को एग्जीक्यूट करने के लिए ये जो स्टेटमेंट है ये लाजमी है, ठीक है, वरना हमारी क्यूरी एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है। तो ये सेम गोज टू हेयर, जब आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो सिलेक्ट में जो भी आपने क्यूरी बनाई है उस क्यूरी को आप लोगों ने कनेक्शन क्यूरी के अंदर पास करनी है, ठीक है, इस तरीके से, तब ये क्यूरी आप लोगों की चलेगी। अब आप लोगों को पता है कि अब रिज़ल्ट पूरा जो आ गया वो इसमें आ गया, ठीक है। अब मैं चलो फिर से एक अपना रोज़ार तोड़ता हूँ, फिर से मैं आप लोगों को ये वार डंप करके दिखा देता हूँ कि क्या है इसमें। अब मैं इसको डाई कर लेता हूँ, ठीक है। मोस्टली मैं कोशिश करता हूँ कि आप खुद भी इस चीज़ को यूज़ कर लें, वार डंप यूज़ कर लें, ये बहुत अच्छी ट्रिक है। वार डंप यूज़ कर लें, डाई यूज़ कर लें, इको यूज़ कर लें। वार डंप इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोगों को पता है कि ऑब्जेक्ट और जो एरेज होते हैं वो वार डंप होते हैं या प्रिंट आवर होते हैं, ठीक है। अगर हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं किसी भी वेरिएबल को तो वो हमारा इको हो जाएगा। तो मैंने इसको रिफ़्रेश कर दिया। अब ये क्या कह रहा है, मुझे कह रहा है कि ये ऑब्जेक्ट है, मायस्क्यूएल रिज़ल्ट का ऑब्जेक्ट है, जिसमें करंट फील्ड क्या है 0 है, फील्ड काउंट क्या है 4 है, मतलब 4 रिकॉर्ड्स हैं, और लेंथ क्या है इसका नल है, नंबर ऑफ़ रोज़ क्या है 4 हैं, रिकॉर्ड के जब नंबर ऑफ़ रोज़ हैं वो 4 हैं, उसके बाद टाइप है 0, ठीक है। तो ये इसका रिज़ल्ट आता है। तो ये रिज़ल्ट भी मैं यहाँ कॉपी करके लिख लेता हूँ, क्योंकि ये आप लोगों के काम आएगा, ठीक है। तो मैं ये रिज़ल्ट यहाँ पे कॉपी करके लिख लेता हूँ, ठीक है। इस तरीके से मैं इसको मल्टी कमेंट में लिख लेता हूँ मैं, ताकि ये अच्छा, तो इसको मैंने मल्टी कमेंट में लिख दिया इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से मैंने इसको मल्टी कमेंट में लिख दिया। अब आप लोगों को पता है कि ये जो रिज़ल्ट है इसमें ये सारी चीज़ें हैं। अब आप नीचे आ जाएं, इसके नीचे लिखा हुआ है इफ़ का कंडीशन है, कि सिंपली हम लोगों ने कंडीशन पढ़ा था, मैंने यहाँ पे लेक्चर 5 में भी आप लोगों को कंडीशन में क्या है कि रिज़ल्ट है, जो रिज़ल्ट हमारा ऑब्जेक्ट है उसमें ये तीर का निशान है। अब आप लोगों को पता है कि तीर का निशान किस तरीके से इस्तेमाल होता है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट से मतलब अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट से कोई भी वेरिएबल कि मतलब वेरिएबल को आप लोग शो करवाना चाहते हैं, इको करवाना चाहते हैं, तो वो आप लोग इस तरीके से उस ऑब्जेक्ट से किसी भी वेरिएबल को डिकोड करते हैं, ठीक है। तो अब हमारा ऑब्जेक्ट कौन सा था, रिज़ल्ट का ऑब्जेक्ट था, इस तरीके से हमने ये तीर का निशान दे दिया, एरो का निशान दे दिया। उसके बाद नम ऑफ रोज़, हमें नम ऑफ रोज़ क्या मिला है 4 मिला है, यहाँ पे ऑलरेडी हमने इस ऑब्जेक्ट को देखा है, ठीक है। जो हमारे रिज़ल्ट में मायस्क्यूएल का रिज़ल्ट ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है उसमें जो नम ऑफ रोज़ हैं वो इक्वल टू 4 है। तो हमने यहाँ पे एक कंडीशन लगाई, हमने देखा है कि रिज़ल्ट के अंदर जो हमारा वेरिएबल पड़ा है नम रोज़ का, ठीक है, वो ग्रेटर देन 0 है। मतलब यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि इंटीजर 4 पड़ा हुआ है, 4 ग्रेटर देन 0 है, येस 4 ग्रेटर देन 0 है, तो फिर ये नीचे आएगा। अगर ग्रेटर देन 0 नहीं होगा, यहाँ पे भी अगर 0 होगा तो 0 ग्रेटर देन 0 नहीं, तो क्या होगा नीचे इसमें 0 रिजल्ट्स पे आ जाएगा। अब यहाँ पे 4 पड़ा हुआ है तो 4 ग्रेटर देन 0 हो गया, सही है। तो फिर ये नीचे वाला जो कंडीशन है नीचे यहाँ पे आएगा वाइल पे। अब वाइल पे क्या लिखा हुआ है, वाइल पे लिखा हुआ है
कि रिज़ल्ट में फेच एसोसिएशन कर दिया। फेच एसोसिएशन मतलब ये एक फंक्शन है, किसका फंक्शन है, किसका मेथड है। अब ये जो हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, जिस क्लास का ऑब्जेक्ट है माइस्क्यूल रिज़ल्ट का एक क्लास है जिसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया था रिज़ल्ट, ठीक है, ये वाला रिज़ल्ट बनाया था हम लोगों ने, ठीक है। अब ये रिज़ल्ट में क्या है, यहाँ पे एक इसका मेथड है, ये जो क्लास है माइस्क्यूल है रिज़ल्ट वाला जो क्लास है, इसका जो एक मेथड बना हुआ है, एक फंक्शन बनाया हुआ है, ठीक है, फेच एसोसिएशन का। अब वो क्या कर रहा होता है, वो ये कर रहा होता है कि इसमें जो भी रिज़ल्ट आ रहा है, जितने भी रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, वो पूरा उठा के एक रो में डाल रहा है, एक और वेरिएबल में डाल रहा है, ठीक है, रो में जाके वो वेरिएबल्स में डाल रहा है, ठीक है। तो रो क्या करेगा, रो एक एसोसिएटिव एरे बन जाएगा। अब एसोसिएटिव एरे आप लोगों को पहले ही बताया कि एसोसिएटिव एरे किस तरीके से हम लोग गेट करते हैं, ठीक है। ये जो रिज़ल्ट है वो एसोसिएट करके जो भी हमारे रिज़ल्ट होंगे हम डेटाबेस में, जो भी हमारे टेबल में जो भी हमने रिज़ल्ट वहाँ से फेच किए हैं, जो हमने ऊपर क्यूरी चलाई है, क्यूरी चलने के बाद जितने भी रिज़ल्ट हमारे आए हैं, तो इस फंक्शन के थ्रू हमारे पूरे जो रिज़ल्ट हैं वो एक एसोसिएटिव एरे में चले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमने रो इज इक्वल टू कर दिया। तो इस रो में सारे जो भी एसोसिएटिव एरे के जो भी रिज़ल्ट हमारे डेटाबेस में होंगे वो इसमें आ जाएंगे रो में। तो इसको हमने नीचे आके डिकोड किया। रो के मैंने इंडेक्स पे रखा हुआ है आईडी पे आईडी आएगा, नेम पे नेम आएगा, फर्स्ट नेम पे फर्स्ट नेम आएगा, लास्ट नेम पे ना लास्ट नेम आ जाएगा, ठीक है। अब एक दफ़ा मैं आप लोगों को और समझाता हूँ। ये एक वेरिएबल है नम रोज़ का, ठीक है। ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना हुआ है रिज़ल्ट का। अब रिज़ल्ट में क्या है, वेरिएबल है नम रोज़ का। अब ये यहाँ पे हम ऑलरेडी हमने इस ऑब्जेक्ट को डिकोड किया हुआ था, ये इक्वल टू 4 है, तो यहाँ पे 4 ऑटोमेटिकली आ जाएगा, 4 ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। अब नीचे आ गया, नीचे इसने क्या किया, ये रिज़ल्ट का जो ऑब्जेक्ट है उसका एक फंक्शन है, ठीक है। सॉरी, रिज़ल्ट तो एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन किसका ऑब्जेक्ट है, वो माइस्क्यूल रिज़ल्ट का ऑब्जेक्ट है, ये इस क्लास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पे ये फंक्शन उसमें ऑब्जेक्ट उस क्लास में है, ठीक है। और ये जो फंक्शन क्या कर रहा है, ये फंक्शन या मेथड सेम ही होते हैं, ठीक है। फंक्शन या मेथड क्या कर रहा है, ये पूरा जो भी रिकॉर्ड्स हमारे उस टेबल में हैं उसको एक एसोसिएटिव एरे में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और फिर कन्वर्ट करके क्या कर रहे हैं, उसको वाइल कंडीशन दे रहे हैं हम लोग कि जब तक ये कन्वर्ट होते रहें, ठीक है, जब तक ये रिज़ल्ट, जब तक ये जो कंडीशन है ये करेक्ट होती रहेगी, ठीक है। अब मतलब एक दफ़ा ये कंडीशन करेक्ट हो गया तो नीचे आएगा, ठीक है। जब तक ये वाइल कंडीशन, जब तक वाइल लूप चलता रहेगा तब तक ये प्रिंट होता रहेगा। नीचे जितने भी रोज आ रहे हैं, जितने भी रिकॉर्ड्स आ रहे हैं वो उतनी दफ़ा प्रिंट होते जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने हमारे कितने रिकॉर्ड्स हैं, 4 रिकॉर्ड्स हैं, तो ये लूप 4 दफ़ा चलेगा, ठीक है। वाइल का लूप 4 दफ़ा चलेगा। जब तक ये सारे जो भी वैल्यूज़ हैं वो कंप्लीट नहीं होंगे तब तक ये जो लूप है वाइल का वो एंड नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम इसको देख लेते हैं एक दफ़ा और मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। मैंने इसको इस तरीके से रिज़ल्ट कर दिया। जब मैंने इसको रिफ़्रेश किया तो ये मुझे कह रहा है कि आईडी है, उसके बाद उसकी सीरियल नंबर है, मतलब या कोई आईडी मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे आईडी है लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद नेम है, उसके बाद इसका लास्ट नेम इसने क्या कर दिया, कॉन्किनेट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। लेकिन मुझे इस तरीके से रिज़ल्ट चाहिए नहीं, मुझे रिज़ल्ट चाहिए इसमें, ठीक है। मुझे इस तरीके से यहाँ पे रिज़ल्ट चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली ये दो जो भी रोज़ हैं इनको मैं ख़त्म कर दूँगा, TR मतलब 2 रोज़ जो हैं उनको मैं ख़त्म कर दूँगा, ठीक है। तो मैंने इसको रिफ़्रेश कर दिया, ठीक है। तो ये रह गया। अब मैं चाहता हूँ कि एक रो और हो, ठीक है। चलो एक रो को ख़त्म कर देता हूँ, एक रो में रहने देता हूँ, ठीक है। एक रो में रहने देता हूँ, एक रो में कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब इसमें डमी डेटा है लेकिन मुझे ये डेटा डायनेमिक करना है, तो मैं क्या करूँगा, ये जो बल्क ऑफ कोड है इसको मैं हटा देता हूँ, एल्स को मैं अभी हटा देता हूँ, ठीक है। जो इफ़ कंडीशन है उसको ही मैं उठा के लेके आता हूँ यहाँ पे। अगर डेटा होगा तो शो होगा, अगर डेटा नहीं होगा तो शो नहीं होगा और कोई भी मैसेज नहीं आएगा, ठीक है। मैं इसको नीचे लेके आया हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे
सिंपली मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, ये PHP ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पे बीच में HTML के बीच में भी आप लोग PHP ऑन कर सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। मैंने PHP ऑन कर लिया, इस तरीके से मैंने ये दे दिया, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने TR के अंदर दे दिया। अब मुझे TR के अंदर नहीं, मुझे तो TD के अंदर चाहिए, मतलब किसी भी पर्टिकुलर कॉलम के अंदर चाहिए। मैंने रो के अंदर तो लगा दिया। अब अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा, अब आप लोगों को दिखाऊँगा किस तरीके से इसका डिज़ाइन बिगड़ा हुआ होगा, ठीक है। किस तरीके से ये इन्होंने TR के अंदर दे दिया, लेकिन रो के अंदर कोई इसने नहीं दिया। डिज़ाइन तो खैर नहीं बिगड़ा। तो अब मैं देखता हूँ अब मुझे क्या करना है कि मुझे अब इनके अंदर भी ये शो करना है। तो ये जो दो भी ये सॉरी ये जो दो क्या हो गया मुझे, ये जो दो ब्रैकेट्स हैं, ठीक है। अब मैंने इन ब्रैकेट्स को यहाँ से उठाया। अब मैं चाहता हूँ ये जो ब्रैकेट्स, ये जो हमने कॉलम्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये कॉलम्स हमारे आने चाहिए TR के अंदर, ठीक है। और TR के अंदर आने चाहिए। और ऊपर वाला जो हमारा TR है, ये हमारा PHP के अंदर आना चाहिए, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आना चाहिए, ठीक है। लूप के अंदर आना चाहिए, मतलब लूप के अंदर हमारा पूरा TR आना चाहिए। जो भी टेबल का रो होगा वो मैं चाहता हूँ कि रो बार बार रिपीट होगा, ठीक है। जब रो बार बार रिपीट होगा तो ज़ाहिर बात में रो को मुझे किसी भी लूप में रखना पड़ेगा। तो मैंने इसको लूप में रख दिया, लेकिन ये जो मैंने नीचे ब्रैकेट लिखे हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो मुझे यहाँ पे PHP स्टार्ट करना पड़ा। तो फिर मैं यहाँ पे PHP एंड कर लेता हूँ, ठीक है। मैं PHP एंड कर लेता हूँ यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो PHP स्टार्ट कर दिया और PHP एंड कर दिया मैंने यहाँ पे। अब मैं इसको रिफ़्रेश कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने इसको रिफ़्रेश किया तो 4 रिज़ल्ट थे, तो 4 दफ़ा ये चल रहा है। और अब मुझे ऊपर वाला ख़त्म करना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि अब ये जो ऊपर वाला है यहाँ पे, इसको मुझे ख़त्म करना है, क्योंकि ये इको है। मैंने इसको ऊपर वाले रिकॉर्ड्स को मैंने ख़त्म करना है, ठीक है। मैंने ऊपर वाले रिकॉर्ड्स को ख़त्म कर दिया। अच्छा, रिकॉर्ड ये कॉलम तो 4 आ रहे हैं वाकई, लेकिन रिकॉर्ड तो सही नहीं आ रहे। अब रिकॉर्ड तब सही आएंगे जब मैं रिकॉर्ड में सही वैल्यूज़ डालूँगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मुझे रो का ID शो करवा दो भाई। तो ये मैंने सीरियल नंबर में रो की ID दे दी। अब ID इस तरीके से यहाँ पे PHP स्टार्ट किया और यहाँ PHP एंड किया और यहाँ मैंने ये वैल्यू दे दिया इको करके, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पे इसको सेमीकोलन दे के बंद कर दिया और मैंने फिर इसको कॉपी कर लिया। फिर मैंने इसको फर्स्ट नेम का ये है, उसके बाद यहाँ पे लास्ट नेम का है, उसके बाद यहाँ पे इसका क्या है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फर्स्ट नेम, उसके बाद यहाँ पे लिख लेता हूँ लास्ट नेम, उसके बाद यहाँ पे लिख लेता हूँ ईमेल, ठीक है। अब मुझे ये चेक करना है कि इधर ये रिकॉर्ड सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अब मैं इसको बस चलें इसको मैं बंद ही कर देता हूँ एक दफ़ा, ठीक है। तो अब आप लोगों को समझना चाहिए कि किस तरीके से ये मैंने किया है। अब मैंने इसको सब कुछ बंद कर दिया, डिलीट कर दिया। अब देखें कैसे डेटा ये सही आ रहा है। अब यहाँ पे मैं कोई भी डेटा इंसर्ट करूँगा तो वो डेटा यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने इसको फिर से यहाँ चला गया। अब मैं कहता हूँ कि क्या कर दो, अब मैं कहता हूँ कि एक रिकॉर्ड और ऐड कर दो। मिसाल तौर मैंने लिख दिया ABC DDB और मैंने abc@gmail.com और मैंने सेव रिकॉर्ड कर दिया, न्यू रिकॉर्ड्स क्रिएटेड सक्सेसफुली। और इसको मैंने आके रिफ़्रेश किया तो ये रिकॉर्ड ये नीचे इसमें आ गया, ठीक है। ये 5वां नंबर रिकॉर्ड आ गया इसमें, ठीक। इस तरीके से डेटा सही तरीके से आपका शो हो रहा होता है। अब हमने क्या किया, डेटा इंसर्ट भी किया, डेटा फेच भी कर लिया, ठीक है, पर्टिकुलर टेबल में। अब मैं कहता हूँ कि जब डेटा इंसर्ट हो तो डायरेक्ट इस पेज पे आ जाए। तो अब आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को तो आप लोगों ने क्या करना है, जब भी सेव इन्फॉर्मेशन हो तो उसको रीडायरेक्ट कर दे इस पेज पे, ठीक है। अब ये हम लोग कर देते हैं। मैं ऐसे कर लेता हूँ, लेक्चर नंबर 5 में मैं यहाँ पे इंसर्शन पे नीचे मैं एक कंडीशन लगा लेता हूँ कि जब इंसर्शन हो जाए तो आपका हेडर कर दे लोकेशन, ठीक
ठीक है, इस तरीके से होता है मेरे ख्याल में। लोकेशन में दे दो आप db lecture 6.php, इस तरीके से होता है। आई थिंक मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, अगर आप लोगों को याद हो तो मैं लिख लेता हूँ AAA और abb@gmail.com। उसको मैं सेव कंटिन्यू कर लेता हूँ। अभी उस पर नहीं गया, रीडायरेक्ट नहीं हुआ। अब फिर से मैं देख लेता हूँ, शायद हम स्क्रिप्ट में कोई गलती कर रहे हैं। यहाँ मैं लिख लेता हूँ हाउ टू यूज़ हेडर लोकेशन इन PHP। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा, पता चल जाएगा किस तरीके से वो हम लोग लिखेंगे। हेडर का फंक्शन है हमारा, और नीचे अगर मैं आ जाऊँ तो किस तरीके से यूज़ कर रहा है, इस तरीके से यूज़ कर रहा है। अच्छा, कॉलन देके तो चलो मैंने यही कॉपी कर लिया, यहाँ पे नीचे मैं आ गया हूँ। मैंने गलत यूज़ किया था यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे इस तरीके से यूज़ करना चाहिए था, तो मैं इसको इस तरीके से लिख लेता हूँ। ठीक है, HTTP रहने देता हूँ, और मैं इस तरीके से HTTP क्यों रहने दूँ, कोई ज़रूरत नहीं, इस तरीके से लिख लेता हूँ। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हम लोग ये किस तरीके से वाकई हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, अब मैंने इसको किस तरीके से कर लिया। अब मैं इसको कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने उसको रिफ़्रेश कर दिया था और दोबारा डेटा जाके इंसर्ट हो गया। अब हम उसको डुप्लीकेशन को भी रोकेंगे, किस तरीके से रोकेंगे वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि टेस्टिंग नेम, और यहाँ पे नेम टेस्टिंग, और यहाँ पे testing@gmail.com। ठीक है, तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने सेव किया तो ये यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे ऑलरेडी हमारा ये जो डेटा है वो इंसर्ट हो गया। इस तरीके से आप जैसे कोई ऑनलाइन अप्लाई कर रहे होते हैं तो क्या हो रहा होता है कि वहाँ पे पीछे जाके वो डेटा सेव हो रहा होता है। ठीक है, और फिर आपको उनको रिडायरेक्ट कर देते हैं किसी भी पर्टिकुलर पेज पे, वहाँ पे आपका डेटा जो है शो हो रहा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से अब हमने सीख लिया कि डेटा इंसर्ट कैसे होता है, डेटा फेच कैसे होता है, और फिर मैंने आप लोगों को रिडायरेक्शन वाला भी फिर से दिखा दिया। पहले भी मैंने करवाया था। ठीक है, और तो ये अलग बात है कि चीज़ें मुझे थोड़ी कम याद रहती हैं, तो मुझे पता होता है कि किस तरीके से चीज़ों को करना होता है। और मेन चीज़ ये होती है, अब ऐसे नहीं है, अब मैं आप लोगों को एक प्रो ट्रिक दे दूं, वो ये है कि कभी भी आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि अब आप लोगों को पूरा कोड याद रखना है। ठीक है, कोड याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को करना क्या है कि आप लोगों के जहन में लॉजिक ऑलरेडी बिल्ट हो कि किस तरीके से उसको सॉल्व करना है। लॉजिक बिल्डिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आप लोगों को पूरा कोड, पूरा जो सिंटैक्स है वो आप लोगों को नेट पे मिल जाएगा। ठीक है, और आप लोगों को कभी भी कोई भी नहीं रोकेगा कि आप नेट से वहाँ वो जो सिंटैक्स है वो नहीं देख सकते हैं। ठीक है, भले आप कोई जॉब कर रहे हैं, भले आप कोई रिमोट जॉब कर रहे हैं, कोई फुल टाइम जॉब कर रहे हैं, तो अगर आप कोई सर्चिंग कर रहे हैं तो कोई आपको नहीं रोकेगा। ठीक है, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि लॉजिक किस तरीके से वो होगा। ठीक है, फिर उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए, फॉर एग्जांपल अब मुझे हेडर की ज़रूरत थी लोकेशन की रिडायरेक्शन के लिए, तो मैंने वो नेट से देख लिया। ठीक है, इस तरीके से मुझे फॉर एग्जांपल मैं क्यूरी तो लिख रहा था, लेकिन क्यूरी का ये था कि मैंने कॉपी करके पेस्ट करके आप लोगों को इसलिए दिखाया क्योंकि आप जब कोई भी प्रोजेक्ट बनाना शुरू करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि नेट से किस तरीके से डेटा उठाया जाता है, उसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है, और उसको किस तरीके से मॉडिफाई करके अपने तरीके से यूज़ किया जाता है। ये मोस्टली जो इम्प्लीमेंटेड चीज़ें हैं ये बहुत ज़रूरी हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने सीख लिया होगा कि किस तरीके से हम लोग इंसर्शन पे काम किया है हम लोगों ने, किस तरीके से हम लोग डेटा इंसर्ट करते हैं किसी भी टेबल में, किसी भी पर्टिकुलर डेटाबेस के। और हम लोगों ने ये भी सीखा कि किस तरीके से हम लोग डेटा फेच करते हैं। और फिर मैंने आप लोगों के सामने एक टेबल भी मैंने कॉपी कर लिया किसी भी वेबसाइट से, और फिर मैंने उस टेबल में अपना जो भी डेटा था डेटाबेस का वो मैंने इंटीग्रेट कर दिया। अब हम कल कुछ नया करने वाले हैं। अब हम कल जो है इंशाल्लाह काम करेंगे डिलीट पे, तो डिलीट की क्यूरी पे हम लोग कल काम करेंगे इंशाल्लाह। तो ये जो डेटा है ये हम लोग डिलीट किस तरीके से कर सकते हैं, डिलीट का हम लोग यहाँ पे बटन दे देंगे
और जैसे हम लोग क्लिक करेंगे डिलीट पे तो ये रिकॉर्ड, जिस रिकॉर्ड पे हम लोग क्लिक करेंगे डिलीट करने के लिए, वो रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो डिलीट की क्यूरी पे हम लोग कल काम करेंगे और उसके बाद हम लोग अपडेट की क्यूरी पे काम करेंगे कि ये जो रिकॉर्ड है, फॉर एग्जाम्पल इस रिकॉर्ड में मुझे कोई गलती हो गई है तो यहाँ पे एडिट का मैं बटन लगा दूँगा, उसको एडिट करूँगा मैं। ठीक है, वो एडिट करके फिर उसको मैं एडिट करके कोई और ईमेल लिखूँगा, उसके बाद मैं एडिट के बाद वहाँ पे अपडेट का बटन दे दूँगा। फिर जब आप अपडेट करेंगे तो वो जो डेटा है वो रियल टाइम यहाँ पे भी अपडेट हो जाएगा और यहाँ पे रियल टाइम डेटाबेस में भी वो डेटा अपडेट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम डिलीट की क्यूरी पे काम करेंगे तो ये डिलीट की क्यूरी भी इस यहाँ डेटाबेस से रियल टाइम डेटा डिलीट कर रही होगी। ठीक है, और अगर हम लोग अपडेट पे काम कर रहे हैं तो अपडेट वाली क्यूरी भी उस तरीके से काम करेगी, रियल टाइम डेटाबेस के साथ सिंक्रोनाइज्ड होगी। तो मैं यह भी उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोग वाकई लेक्चर्स को एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि डेटाबेस के साथ जब कनेक्टिविटी होती है तो लेक्चर्स में और एक रिदम आ जाता है और जो भी स्टूडेंट होते हैं उनको अच्छा लगने लग जाता है कि अब काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि एडवेंचर्स चीज़ें आ गई हैं, अब हम लोग अपना ड्रीम जो प्रोजेक्ट है वो हम लोग बना सकते हैं अपने मर्ज़ी से। तो बहरहाल मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा, कोशिश करें कि ये जो भी चीज़ें मैं समझा रहा हूँ उनको सही तरीके से समझें। फिर आप इंशाल्लाह जो भी प्रोजेक्ट्स आपके जहन में है उसका आप फ्लो चार्ट बनाएं, मैं आप लोगों की हेल्प करूँगा। फिर हम लोग मिलके एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। सबसे पहले तो मैं प्रोजेक्ट बनाऊँगा, उसके बाद आप लोगों को मैं प्रोजेक्ट्स दे दूँगा, तो आप लोग खुद ही प्रोजेक्ट बना के मुझे जमा करवा देना। ठीक है, आप लोग चाहें तो मुझे जमा करवा दें, आप लोग चाहें तो उसको लाइव रख के मुझे जस्ट शो करवा दें। ठीक है, तो इस लेक्चर के साथ यही कॉन्सेप्ट्स के साथ अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। तो इंशाल्लाह जो कल है हम लोग 7वें लेक्चर पे काम करेंगे। वो मैंने टॉपिक आप लोगों को पहले ही बता दिया कि डिलीट की क्यूरी पे हम लोग काम करेंगे और उसके बाद हम लोग अपडेट की क्यूरी पे काम करेंगे। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।